डियर स्टूडेंट, घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, समय चक्र के साथ घटने वाली वो समस्त घटनाएं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको हार्ड कॉपी के माध्यम से घटना चक्र आप तक पहुंचाता है, अब उसको मैं यूट्यूब के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से उन घटनाओं पर दृष्टिपात करेंगे और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करेंगे। घटना चक्र का ये प्रयास मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा। शुरू करते हैं आज एक विषय इतिहास। और जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास जिसका लिटरल मीनिंग होता है, जिसका वास्तविक मतलब होता है इतिहास का कि ऐसा वास्तव में हुआ होगा। इतिहास का मतलब होता है क्या? ऐसा वास्तव में हुआ होगा, ऐसा वास्तव में हुआ होगा। जी हाँ, और इतिहास को आपको बता दें कि एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में सबसे पहले पढ़ने पढ़ाने का कार्य यूनान के लोगों ने किया था। यूनान, जिसको कि अब हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं, यूरोप का एक देश है ग्रीस, जिसकी राजधानी एथेंस है। और अगर आप देखें इसको, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या? हिस्ट्री। और इसकी स्पेलिंग ही बहुत कुछ बता देती है कि इतिहास क्या है। अगर आप इसको दो पार्ट में देखिए, बांट देते हैं, तो जिसको अब तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब ये क्या हो गया? हाय स्टोरी। क्या हो गया? हाय स्टोरी। यानी इतिहास क्या है? तो आप बताएंगे कि इतिहास जो है अतीत का अध्ययन है। इतिहास क्या है? तो इतिहास भूतकाल में बीती हुई घटनाओं का एक क्रमबद्ध अध्ययन है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इंसिडेंट्स। और आपको बता दें कि इतिहास में जो कुछ भी पीछे हो चुका है, उसको आज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसका यूं कह लें कि इसको पुनः जो है रिवाइज न किया जा सके, ये घटनाएं पुनः ना हो। लेकिन इतिहास का सबसे नकारात्मक पहलू एक ये है कि इन घटनाओं को रिपीट होने से कभी रोका भी नहीं जा सकता है। आइए इतिहास का एक प्रमुख खंड जो है मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। क्या? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और आपको बता दें कि यूरोपीय कंपनियां जितनी भी इंडिया में आई, चूंकि भारत पहले जो है बहुत समृद्ध देश था, धन धान्य से परिपूर्ण देश था, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज या तब जो आर्थिक रूप से संपन्न देश होता है, उससे हर देश अपने व्यापारिक संबंध जो है रखना चाहता है। यह दुनिया का कड़वा हकीकत है। चाहे कोई देश हो या व्यक्ति विशेष हो, अगर आर्थिक रूप से आप संपन्न हैं तो हर कोई आपके साथ रिश्ते अच्छा रखना चाहेगा। हम लोगों का अतीत बड़ा ही गौरवमयी रहा था। हिंदुस्तान को कभी सोने का चिड़िया कहा गया, क्योंकि हम लोग धन धान्य से बड़े संपन्न लोग थे। और विदेशी लोग भारत में आए व्यापारी बन करके, लेकिन हम लोगों के विनम्रता को उन लोगों ने शायद कायरता समझा, या हमारी जो है अतिथि देवो भव की परंपरा का उन्होंने मिसयूज किया, और जो भारत में व्यापारी बन करके आए वो अत्याचारी बन बैठे। बहरहाल ये भारत आने वाली जो यूरोपीय कंपनियां हैं, उनको याद करने का जो है, अगर जो मैं ट्रिक बताऊं तो आप पीडीएफ फाइल याद रखते हैं ना? क्या? पीडीएफ। लेकिन आपको यहाँ पीडीएफ नहीं याद रखना है, आपको रखना है पीडीईडी। एक मिनट, इसको ऐसे याद रखें,
PDEDF, PDF। पी का मतलब क्या है? पुर्तगीज। पुर्तगीज मतलब कौन? पुर्तगाली। यानी भारत में सबसे पहले जो है समुद्र के रास्ते आने वाले कौन से लोग थे? पुर्तगाली। और ये कब आए थे? 1498 में, यानी 1498 में आए थे। आपको आगे मैं बताऊंगा कि भारत आने वाला पहला जो है यूरोपियन वास्को डी गामा था। दूसरा, डी का मतलब क्या है? डच। डी का मतलब डच। और ये भारत में कब आए? तो ये भारत में आए 1602 ईस्वी में। आपको बता दें कि नीदरलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड, जिसे कभी हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, और हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ई का मतलब इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन का मतलब कौन? अंग्रेज। अंग्रेज कब भारत में आए? तो 1608 में आए थे। उसके बाद भारत में कौन से लोग आए? आप कहेंगे कि डेन आए थे। ये भारत में कब आए? 1616 में आए थे। सबसे लास्ट में कौन से लोग आए? फ्रांसीसी। यफ का मतलब क्या है? फ्रांसीसी। और ये कब आए इंडिया में? तो आप बताएंगे कि 1668 में आए थे। तो पीडीईडीएफ का जो ये फॉर्मेट है, अगर आपको जो है ये पता होगा, तो ये ईयर अगर ना भी याद हो तब भी जो है बड़े आप आराम से बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, जैसा कि विगत परीक्षाओं में पूछा गया रेलवे में, कि अंग्रेजों के ठीक बाद भारत में कौन से यूरोपीय कंपनियां आई या कौन से यूरोपीय लोग आए थे, तो आप बताएंगे कि जो है पीडीईडीएफ से याद है तो आप बताएंगे कि जी डेन आए थे। या अंग्रेजों से पहले कौन आए थे, तो आप बताएंगे कि डच आए थे। सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन आए थे? फ्रांसीसी। हालांकि पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए भी, पुर्तगीज लोग सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए भी थे। तो ये इनके आने का क्रम है। लेकिन अगर जो है इनकी कंपनियों को इस्टेब्लिश करने का मैं जो है क्रम बताऊं, तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई उसका नाम था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम था? पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कब कंपनी इस्टेब्लिश होती है? आप बताएंगे 1499 में। कब? 1499 में। कब इस्टेब्लिश हुई? 1499 में इस्टेब्लिश हुई। कहां पर? तो लिस्बन में। लिस्बन कहां है? तो पुर्तगाल यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी को लिस्बन के नाम से जाना जाता है। और वहीं जो है पहली यूरोपियन फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, पहली यूरोपियन कंपनी स्थापित हुई जिसका नाम था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी जो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर स्थापित की गई, कहां पर इस्टेब्लिश हुई? तो आप बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हुई थी कब? 1600 ईस्वी में। और कहां पर? तो लंदन में। जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद जो है कौन सी कंपनी स्थापित होती है? तो आप कहेंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी स्थापित होती है कब? आप बताएंगे कि वर्ष 1602 में। और कहां पर? तो एम्स्टर्डम में स्थापित की गई थी। उसके बाद जो है कंपनी जो स्थापित हुई उसका नाम था जो है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी? डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। दरअसल यूरोप से इंडिया जो है ठीक पूरब में पड़ता था नहीं, पड़ता है आज भी। जो है हम लोग जो है यूरोप से पूरब में पड़ते हैं। इसलिए जितने भी यूरोपीय लोग थे, उन्होंने जितनी भी कंपनियां अपनी स्थापित की, सबके नाम के साथ जो है ईस्ट इंडिया शब्द जुड़ा। आगे मैं बताऊंगा कि कुछ दिनों तक यूरोप वालों को भ्रम रहा था कि इंडिया दो है, एक ईस्ट इंडिया और एक जो है वेस्ट इंडिया। तो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी कब इस्टेब्लिश होती है? कब इस्टेब्लिश होती है? तो आप बताएंगे कि ये कंपनी स्थापित हुई थी 1616 में। और यफ का मतलब है कौन? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी कब जो है स्थापित हुई? तो स्थापित हुई तो कब? 1664 में। कहां पर? पेरिस में हुई थी। लेकिन ये लोग इंडिया आए कब थे? 1668 में। तो ये दोनों चीजें अलग हैं।
ये दोनों चीजें अलग हैं। अगर जो है पुर्तगाली लोगों के इंडिया में आने का क्रम है तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे, PDEDF PDEDF PDEDF। और इनके कंपनियों के बनने का क्रम है तो यहाँ थोड़ा सा जो है चेंजेज हो रहा है। आप देख रहे हैं पुर्तगीज के बाद ठीक तुरंत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, देन डेन ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। हालांकि कुछ लोग स्वीडिश लोग जो कि इंडिया में आए भी थे, और ये लोग इंडिया में आए कब? स्वीडिश लोग 1733 में, लेकिन इंडिया में ये आए कभी नहीं। ये लोग चाइना के साथ ही जो है व्यापार करते जो है रह गए थे स्वीडिश लोग, जबकि डेनमार्क के रहने वाले जो डेन थे वो 1616 ईस्वी में आए थे। कब? 1616 में। और डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में ही इस कंपनी को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो आई होप कि ये फार्मूला जो है आपको अच्छे से कंसर्न याद हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पर, और आपको बताते हैं कि भारत में पहुंचने के लिए सबसे पहले समुद्र के रास्ते भारत आने के लिए सबसे पहला प्रयास जो है जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था कोलंबस। और कोलंबस कहाँ का रहने वाला? कोलंबस जो है इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस जो है इटली का रहने वाला था। दरअसल स्मार्ट बोर्ड पे पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा, कोलंबस इटली का रहने वाला व्यक्ति था और उसने सबसे पहले समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का प्रयास करता है। दरअसल अगर आप जो है ग्लोब पर अगर इसको देखते हैं तो 3 डायमेंशनल फिगर तो मैं नहीं बना सकता इस पर, लेकिन फिर भी जो है आपको जो है एक प्रतिकृति मैं दिखाता हूं। अगर आप ग्लोब पर देखेंगे तो इधर जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इधर जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और बीच में ये जो ओशियन एरिया है ये अटलांटिक ओशियन है। ऊपर की तरफ जो है यूरोप कॉन्टिनेंट पड़ता है, नीचे जो है अफ्रीका, और इधर एशिया है। एशिया, हम लोग इंडिया के लोग जो है साउथ एशिया का जो है पार्ट हैं। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश। और मैं अभी बताया कि इससे पहले जो यूरोप के लोग इंडिया में आते रहे थे अपने मसालों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के व्यापार करने के लिए, तो ये यूरोप से जो है एशिया कुछ ऐसे आते थे। आपको पता होना चाहिए कि यूरोप का देश है जिसका नाम है रूस, जो कि एशिया और यूरोप दोनों से जुड़ा हुआ है। तुर्की आज भी यूरोप और एशिया दोनों से जुड़ा हुआ देश है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, हालांकि अब उसका नाम चेंज हुआ है और अब उसको वो तुर्की से जो है तुर्की हो गया, टर्की हो गया है। तो इससे ये जमीन के रास्ते जो है ऐसे एशिया में एंट्री करते थे, और ये इनके लिए बहुत ही खतरनाक भी था और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। इसलिए यूरोपीय लोग सोचते थे कि अगर जो है पृथ्वी जल से घिरी हुई है और भारत भी 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है तो समुद्र के रास्ते जो है ऐसे इधर जो है पहुंचा जा सकता है। और सबसे पहले कोलंबस, अभी मैंने बताया ना, इटली का रहने वाला जो व्यक्ति था जो कि समुद्र के रास्ते सबसे पहले भारत पहुंचने का प्रयास करता है। कहा जाता है कि कोलंबस को इसके लिए जो है प्रेरणा, इसके लिए इंस्पायरेशन जो है जिस किताब से मिली थी उस किताब का नाम है रेहाला। उस किताब का नाम क्या है? रेहाला। और रेहाला किसने जो है लिखा है? तो आप बताएंगे कि रेहाला को इब्न बतूता ने लिखा था। किसने लिखा था? इब्न बतूता के द्वारा जो है लिखा गया था। और ये इब्न बतूता कौन है? तो आपको बता दें कि इब्न बतूता जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है, यहाँ पर मोरक्को का ही रहने वाला एक व्यक्ति था जो कि जिब्राल्टर, यहाँ पर जो है अफ्रीका, इधर यूरोप, इसके बीच में जो वाटर स्टेट है इसी को जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर की जलसंधि कहते हैं, जिब्राल्टर स्टेट कहते हैं। इसको क्रॉस करके और यूरोप होकर के इंडिया में वो पैदल आया था और 1330 ईस्वी में इंडिया में आया। आपको जान करके ताज्जुब होगा कि पैदल अफ्रीका से चल करके भारत की धरती पर आने वाला इब्न बतूता जिंदगी का 11 वर्ष जो है पैदल चला था। इतना बड़ा दिमाग का पैदल रहा था। और वो तब आया था जब जो है दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था। वो तो परमानेंट पैदल था। तो इब्न बतूता ने अपनी जो है जीवनी को इसी पुस्तक में रेहाला में लिखा, और रेहाला को इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट कर दिया तो कोलंबस ने उसको पढ़ लिया।
जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर जो है दो तरह की एनर्जी जो है क्रिएट होती है, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि किताब को देख करके उनके अंदर स्लीपिंग एनर्जी क्रिएट होती है, लेकिन नहीं, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ किसका, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो है पॉजिटिव एनर्जी। कोलंबस सोचता है कि यार इब्न बतूता जो कि 11 साल पैदल चला और इंडिया पहुँच गया, हम 11 महीना भी चल करके पैदल नहीं, नाव के माध्यम से, बोट के माध्यम से, शिप के माध्यम से हम 11 महीना में भी पहुंचेंगे भारत। और उसके मन में ये जो जिज्ञासा थी, जो ये जिज्ञासा, उसको उसने एक प्लान किया और उस प्लान को एक दिन एग्जीक्यूट किया। और आपको बता दें कि इटली का रहने वाला ये कोलंबस को जो है जिस देश के लोगों ने मदद की, या कह ले कि जिस देश के राजा ने मदद किया, वो देश आज भी जो है स्पेन कहलाता है। और दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है, बुल फाइटिंग है। और आप ये मत समझना कि बुल से बुल फाइट करते हैं, नहीं, यहाँ वाले भी इतने जो है दिमाग से सांड हैं कि जो है सांड से ही लड़ जाते हैं। तो यही स्पेन वालों ने जो है, एक स्पेन के राजा जो है मेडिट्रियस ने इसको सपोर्ट किया और कोलंबस जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलंबस ने अपनी यात्रा भारत को जो है समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के लिए अपनी यात्रा किस देश के सहयोग से शुरू किया था, आप जो है धड़ाक से बताएंगे किस देश के सहयोग से, स्पेन के सहयोग से। और कब शुरू किया था, तो आप बताएंगे कि इसने अपनी यात्रा को शुरू किया था कब, 3 अगस्त 1492 को। कब शुरू किया था, 3 अगस्त 1492 को शुरू किया था। कहां से, स्पेन से, जिब्राल्टर से। और कोलंबस जब भारत खोजने के लिए समुद्र के रास्ते चला तो उसको 3 जहाज जो है स्पेन की तरफ से जो है एक मिला था। एक जहाज का नाम, जिसका नाम था जो है मारिया, दूसरा का नाम क्या था, तो दूसरा का नाम था जो है पिंटो, और तीसरा का नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि तीसरा का नाम सांता। इन्हीं तीनों जहाजों से जो है 90 यात्रियों को लेकर के, 90 सेलर्स, नाविकों को लेकर के, और कोलंबस अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को यानी समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए चलता है। लेकिन यहाँ पर आशा अंतरीप द्वीप के पास जो है आकर के अपना मार्ग भटक जाता है। कहा जाता है कि चक्रवात के कारण जो है कोलंबस अपने मार्ग भटक गया और जाना चाहिए था उसको यहाँ से ऐसे इंडिया की तरफ, लेकिन वो साहब चले आए ऐसे इस वाले पॉइंट पर, जिसको कि जो है अब अमेरिका कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन कोलंबस को यह पता नहीं था कि वो अमेरिका में पहुंचा है, बिल्कुल नहीं पता था। वो तो इसलिए खुश था कि उसको लगा कि वो इंडिया में आ गया है। और इस वाले अमेरिका के जिस जो है आइलैंड पर पहुंचा था, अब इस आइलैंड को एल सेल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आप कहेंगे कि इसको एल सेल्वाडोर के नाम से जाना जाता है। एल सेल्वाडोर आज भी जो है कैरेबियाई देशों में जो है स्थित एक आइलैंड कंट्री है, एक द्वीपीय देश है। और यह देश इसलिए भी चर्चा में रहा, जिसको कि आपको हमारी संस्था ने घटना चक्र के माध्यम से जो है इस न्यूज को आप तक पहुंचाया भी था कि एल सेल्वाडोर दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने कि बिटकॉइन को अपनी लीगल करेंसी डिक्लेयर किया है। किसको, बिटकॉइन को। तो एल सेल्वाडोर, अगर पूछा जाए कि भारत को खोजते हुए कोलंबस जो है कहां पहुंचा था, आप कहेंगे कि एल सेल्वाडोर में पहुंचा था। एल सेल्वाडोर कहां पर पड़ता है, कैरेबियाई जो है एक आइलैंड कंट्री है। और जिस जगह पर कोलंबस पहुंचता है तो बोलता है थैंक्स गॉड, जहां जाना था आप हमको वहीं पहुंचा दिए हैं। क्यों, क्योंकि कोलंबस किताबों में पढ़ा था कि भारत में जहां सबसे अधिक मसाला होता है, कहां पर भारत में सबसे अधिक मसाला होता है, कहां पर सबसे अधिक मसाला होता है, तो आप बताएंगे कि केरला में होता है। कहां पर होता है, केरला में होता है। और इसने किताबों में कोलंबस ने पढ़ा था कि भारत में जहां मसाले होते हैं वहां के लोग सांवले होते हैं। लेकिन ये पट्टा पहुंचा तो वेस्ट इंडीज था, तो केरला वाले तो सांवले होते हैं, वेस्ट इंडीज वाले देख लो तो हनुमान चालीसा ही याद आ जाए। अब यहाँ पहुंचा था तो ये खुश था कि नहीं जो है हम इंडिया में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर रुकने के बाद उसको इस बात का एहसास होता है कि नहीं,
हम गलत जगह पर आए हैं, क्योंकि तब अमेरिका के लोग, कैरेबियाई लोग मसाले नहीं जानते थे, क्योंकि यहाँ होता ही नहीं था, तो कैसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर समय बिताने के बाद जो है कोलंबस देखता है कि यहाँ के रहने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने शरीर के ऊपर रेड वुड को घिस करके और पूरी तरीके से लगाते थे। जैसे हमारे यहाँ साउथ इंडिया में गर्मी चूंकि अधिक पड़ती है, तो वहाँ के लोग चंदन को घिस करके अपनी पूरी बॉडी पर लगाते हैं, उससे शीतलता मिलती है, राहत होती है। वैसे ही कैरेबियाई मूल के लोग ऐसा काम करते थे। रेडवुड एक लकड़ी होती है जिसको घिस करके और अपनी पूरी बॉडी में लगाते थे। कोलंबस उनको देखता है और वो जो है उसी ने सबसे पहले जो है बताया, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडियन, वन इज ब्लैक इंडियन एंड सेकंड इज रेड इंडियन। यानी यहाँ के अमेरिका के रहने वाले मूल निवासियों को रेड इंडियन का नाम किसने दिया था? कोलंबस ने दिया था। जब आपसे एसएससी में या आपसे कह लो कि वनडे एग्जाम में पूछता है कि किस कॉन्टिनेंट के, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, तो हमेशा ऑप्शन में इंडिया देता है। लेकिन ना, इंडिया के जो है लोग मूल निवासियों को रेड इंडियन नहीं कहा जाता। किसके निवासियों को कहा जाता है? अमेरिका कॉन्टिनेंट के लोगों को जो है वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया जाता है। और किसने नाम दिया, ये सिविल में पूछा जाता है, तो ये नाम कोलंबस के द्वारा जो है रेड इंडियन का नाम दिया गया था। इंडिया को खोजते हुए अमेरिका में आया है कोलंबस, लेकिन फिर भी वो जी रहा है कि नहीं, मैं इंडिया में पहुंचा हूं। यहाँ पर समय बिताने के बाद कोलंबस वापस जो है पुनः अपने देश जो है चला जाता है। हालांकि तब अमेरिका को उसने न्यू वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया था। किस नाम से संबोधित किया था? नई दुनिया के नाम से जो है संबोधित किया था। वो अलग बात थी। इस नई दुनिया को आगे चल करके 1500 ईस्वी में अमेरिका का ही रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था अमेरिगो के नाम पर जो है, जिसको इसने नई दुनिया कहा था, उसको अमेरिका के नाम से जाना गया। तो आपसे पूछा जाए कि भारत पहुंचने के समुद्री रास्तों को खोजने का सबसे पहला प्रयास किस व्यक्ति ने किया था? कोलंबस ने किया था। कहाँ का निवासी था? आप बताएंगे इटली का निवासी था। किस देश के सहयोग से चला था? जी हाँ, स्पेन के सहयोग से चला। कब चला था? तो 3 अगस्त 1492 को अपनी जर्नी 3 जहाजों से मारिया, सांता और पिंटो के साथ जो है 90 सेलर्स, 90 यात्रियों के साथ शुरू किया था। और ये पहुंचा कब था? तो आप बताएंगे कि वो 12 अक्टूबर के दिन, कब? 12 अक्टूबर 1492 के दिन जो है एल सेल्वाडोर आइलैंड पर पहुंचा था। वो अलग बात है कि कोलंबस इंडिया को नहीं खोज पाया, लेकिन जब तक जिंदा रहा तो वो इसी भ्रम में रहा था कि नहीं, मैंने इंडिया को जो है खोज लिया है। आपको बताएं कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का जो है सबसे पहला सफलता जिस व्यक्ति को मिली, उस व्यक्ति का नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा उसका नाम था। और किस देश का रहने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा? तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। आपको बता दें, फिर जो है इस एक मैप को जो है आप देखेंगे, इस ग्लोब को मैंने अभी बताया था आप सबको कि इधर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट कहते हैं, बीच में ये अटलांटिक ओशियन वाली एरिया है, ऊपर यूरोप कॉन्टिनेंट है यानी यूरोप महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और नीचे की तरफ कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। बीच में जो है ये वाला बेल्ट है जो कि इंडियन ओशियन है। इधर एशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, चाहे जनसंख्या के आधार पर कह लें, चाहे आप क्षेत्रफल के आधार पर, और इसी एशिया का देश है अपना इंडिया। और इंडिया समुद्र के रास्ते पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था, उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? उसका नाम था वास्को डी गामा। मैं इंग्लिश में लिख दिया, आदत बनी हुई है, कोई बात नहीं, हिंदी में भी लिख देते हैं। भारत आने वाला पहला, समुद्र के रास्ते आने वाला पहला व्यक्ति था कौन? वास्को डी गामा।
किस देश का रहने वाला व्यक्ति था? आप कहेंगे कि पुर्तगाल का रहने वाला व्यक्ति था। किस देश का? पुर्तगाल। पुर्तगाल जिसकी राजधानी जो है लिस्बन है। और वास्को डिगामा अपनी जर्नी जो है यहाँ से जब जो है शुरू किया पुर्तगाल यूरोप से, तो इसने अपनी जर्नी शुरू किया था कब? तो आप कहेंगे कि इसने जर्नी 7/7/1497, यानी अपनी जर्नी इसने जो है कब शुरू किया था? तो आप कहेंगे कि 7 जुलाई वर्ष 1497 को अपनी यात्रा कब शुरू की? तो 7 जुलाई 1497 को शुरू किया था पुर्तगाल गवर्नमेंट की मदद लेकर के। और वास्को डिगामा पूछता है कि ये किसके प्रतिनिधि के रूप में, डेलीगेट्स के रूप में इंडिया में आया था? तो आप बताएंगे कि पुर्तगाल के उस समय शासक था जिसका नाम था हेनरी। क्या नाम था? हेनरी के ही डेलीगेट्स के रूप में वास्को डिगामा इंडिया में आता है। दरअसल वास्को डिगामा भी जो है इस रास्ते से जो है चला तो पहली बार यहीं पर जो है आशा अंतरीप जो है द्वीप पड़ता है, जिसको कि केप ऑफ वर्डे आइलैंड के नाम से जानते हैं। यहीं पर ये साउथ अफ्रीका जो है कंट्री है, ये भी गलती से पहले साउथ अफ्रीका में ही पहुंच गया था, लेकिन वहीं पर इसकी मुलाकात जो है जिस व्यक्ति से होती है उसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद रहने वाला कहाँ का था? अब्दुल मजीद जो है भारत में पाटन का रहने वाला था, यानी गुजरात का रहने वाला था। और यही अब्दुल मजीद जो है वास्को डिगामा को मदद करता है। यहाँ तक कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद को कुछ गोल्डन कॉइन दिए थे, और जिसके एवज में अब्दुल मजीद वास्को डिगामा को लेकर के अपने देश आता है। और अंततोगत्वा वो शुभ घड़ी आ ही गई यूरोप वालों के लिए। कब? तो आप बताएंगे वो शुभ घड़ी आई थी 20 मई 1498। वास्को डिगामा इंडिया में कब आया था? 20 मई 1498 को। कहां पर आया था? आप कहेंगे कि कालीकट आया था। कहां पर? कालीकट। उसी को मलयालम में जो है कोझिकोड के नाम से भी जो है जाना जाता था। और अब इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को अब जो है कोच्चि के नाम से जाना जाता है। वही कोच्चि जिसको कि अरब सागर का रानी कहा जाता है, ये वही कोच्चि जहां पर कि अभी प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा जो है भारत का जो है पहला क्रूज सागरिका का जो है शुभारंभ किया गया था। INS विक्रांत को भी यहीं पर जो है सबसे पहले जलावतरण किया था प्रधानमंत्री महोदय ने। तो हालांकि ये करंट की बातें हैं। आपसे पूछा जाए वास्को डिगामा 20 मई 1498 को भारत के जो है किस तट पर आया था? तो केरल का जो ये तट है, केरल के जो ये इस वाले तट को जो है मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक लेकर के जो ये माउंटेन एरिया है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, इसी को वेस्टर्न घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट कहा जाता है, या इसी को जो है पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और आपसे ये भी पूछा जाता है क्या पश्चिमी घाट का प्राचीन नाम क्या था? तो आप बताएंगे कि सह्याद्री। क्या नाम था? सह्याद्री। यानी जो है वास्को डिगामा कहाँ आया था? कालीकट बिल्कुल सही, कोझिकट बिल्कुल सही, कोच्चि बिल्कुल सही, मालाबार सह्याद्री तट पर बिल्कुल सही है। और अब इसी को जो है हम लोगों का स्टेट है कौन सा भारत का? केरला, जहां की जो है सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, साक्षरता है, अद्भुत राज्य है भारत का। तो यहीं पर कालीकट में कदम रखा था वास्को डिगामा। उस समय यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था जो है जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन जो है उस समय केरल में शासन कर रहा था, यानी कालीकट पर जो है शासन कर रहा था जमोरिन। जबकि भारत पर किस वंश का शासन था? तो आप बताएंगे कि वास्को डिगामा का जब इंडिया में आगमन होता है, समुद्र के रास्ते भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति वास्को डिगामा जब भारत में आया, तो दिल्ली पर उस समय सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। कौन? सिकंदर लोदी। यानी जब यूरोपीय लोग समुद्र के रास्ते भारत आए तो किस वंश का भारत पर शासन था? यहां मैं लिख देता हूं, लोदी वंश। ये यूपीएससी में क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश का शासन था। और शासन कौन कर रहा था? सिकंदर लोदी। कौन? सिकंदर लोदी। तो मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, विश्वास है कि ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण
अगर आपसे पूछा जाता है वास्को डी गामा जब इंडिया में आया था, वास्को डी गामा जब जो है इंडिया में आया रहा था, तो वो जो है किस पोर्ट पे, किस बंदरगाह पे आया था कोच्चि में, तो आप उसको बताएंगे कप्पक डाबू बंदरगाह पर। किस पर? कप्पक डाबू, कप्पक डाबू बंदरगाह, कप्पक डाबू पोर्ट पर जो है आया था। आपको बता दें कि भारत के इधर जो ये समुद्री क्षेत्र है जिसको अब अरेबियन सी कहते हैं, उसको पहले जो है किस नाम से जाना जाता था? पारावत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पारावत के नाम से। तो मेरे प्यारे शिष्यों, मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरी मेहनत आपकी परीक्षाओं में जरूर रंग लाएगी। बस आप कदम से कदम मिलाते चलें, हम लोग जरूर एक दिन सफलता का इतिहास लिखेंगे।